जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को हेनरी के नियम के बारे में बता दिया। हेनरी के नियम को खूब अच्छी तरीके से समझे, उसके स्थिरांक को समझे। स्थिरांक को समझ गए हो, वही जान लीजिए मोलों का जो संबंध है स्थिरांक से, यही मुख्य है। मैंने बताया था, अगर इसको नहीं देखे हो तो खूब बेसिक तरीके से समझाया गया है। पिछले लेक्चर में आप जाकर हेनरी के नियम को देख के खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हो। फिर आइए हम देखते हैं अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण। अब इसको समझते हैं। उदाहरण को क्या कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 अंश सेल्सियस ताप पर 0.2 ग्राम N2 गैस घुली है। तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है KH। KH होता है। KH की गणना करना है हमें, है ना। ये तो कल बताया था, यही तो बताया था ना। अब एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1, है ना। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में जल का आयतन पूछ रहा है। आयतन बराबर दिया है, जल का आयतन बराबर 1 लीटर, है ना। 1 लीटर जल का आयतन, है ना, में घुला है। जल में 20 अंश सेल्सियस ताप पर 0.2 ग्राम N2 गैस घुली है। N2 गैस की मात्रा 0.02 ग्राम घुली है। तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, वैसे तो जल का जो मोल अंश मोल मान होता है वो 55.5 होता है। अब ये निकालेंगे कैसे, है ना। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो जल जो इसका मान दिया हुआ है वो मान और जल का अणुभार, इसी से भाग देकर हम निकाल लेते हैं। मोलों की मोलों की संख्या। अब इसके बाद कह रहा है कि अब निकालना हमें मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें N2 का अणुभार, अब जितने मोलों की संख्या निकालनी है ना, इनका अणुभार निकालना है। मोलों का अणुभार मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक बेसिक से बता दिया कि किसी का अणुभार निकालना तुम्हारे लिए बहुत ही सरल है। बस तुम्हें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप बड़े आराम से निकालोगे। जैसे N2 कितना है, जिसे नाइट्रोजन 7 है ना। तो यहाँ N2 का अणुभार अगर हमें निकालना है, N2 का अणुभार निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई। N है हमारा, N और N में 2 है ना। N में 2 है तो N की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, है ना। तो 7 इंटू 2 इक्वल 14, है ना। अब इसका अणुभार निकालना है तो एक बात जान लेना, ये परमाणु क्रमांक 7 था ना, 7 था ना। जो विषम संख्या वाली होती है, जैसे अणुभार निकालने के लिए 1 नंबर पे क्या होता है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे होता है हीलियम। 3 नंबर पे क्या होता है? लिथियम। 4 नंबर पे क्या होता है? 5 नंबर पे क्या होता है? 6 नंबर पे क्या होता है? 7 नंबर पे क्या होता है? इतना ही बता दूं, समझ जाओगे, है ना। बस क्लोरीन कुछ अपवाद जो है, अपवाद को छोड़ देना, ठीक है ना। अपवाद को छोड़ के तो जिसे हाइड्रोजन है, ये इनका भैया सब एक होता है। चाहे जो अणुभार हो, परमाणु क्रमांक, ये सब एक है। इनको छोड़ो, ये आवारा है। इनको मैंने आपको बता दिया था ना, तुम, है ना, ये तुम्हारी बिरादरी का है ना।
तो ये हमारा ही सब एक है, लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे हीलियम है, हीलियम सम संख्या, ये दो सम संख्या है ना, सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या करोगे, 2 इंटू इसका 2, ये समा, तो ये इसका हो जाएगा, हीलियम का 2 दूनी 4, और लिथियम का 3 दूनी 6 1 7, बेरिलियम का 4 दूनी 8, हाँ, और बोरान का 5 दूनी 10 1 11, कार्बन 6 दूनी 12 16, है ना। तो H2O का ये हो जाएगा 16, तो 2 कन्ना 2, 2 1 जा 2 प्लस 16, है ना। तो H2O का जल कितना हो जाए, जल का अणुभार 18, है ना। तो अणुभार आराम से हम निकाल लेंगे, चाहे जिसका जो भी रहे, क्लियर है ना। इसको मिटा दे रहे हैं या रहने दो, कोई हमें काटेगी नहीं। तो अब यहाँ N2 का अणुभार कितना होगा, N2 का अणुभार निकालने के लिए हमारा कितना हो जाएगा 14, है ना, सॉरी ये तो नाइट्रोजन का है 14, अब 2 है 14 2 जा 28, अब यहाँ 2 इंटू 14 इक्वल 28, तो यहाँ N2 का अणुभार कितना हो जाएगा 28। अब N2 का मोलों की संख्या मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि मोलों की संख्या किसी भी गैस या उसका आयतन या द्रव्यमान बटे अणुभार, तो इसकी मात्रा क्या दिया हुआ है ना, N2 का मोल या मात्रा, N2 की मात्रा कितना है 0.2, 0.02 बटे इसका अणुभार कितना आया 28। अब इसको काट के जो आएगा लिख सकते हो ना, है ना। फिर इसके बाद 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल का द्रव्यमान ग्राम में 1 लीटर कितना होगा 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम ही होगा, तो 1000 ग्राम। अब जल के मोल की संख्या, अब या तो जल का अणुभार निकालो, जल का अणुभार निकाला ना, भी कितना हुआ, है ना 15, हाँ, तो जल का अणुभार 18, ठीक है ना। तो जल का द्रव्यमान कितना है 1000 बटे 18, इन दोनों का डिवाइड करके हमें जल्दी बताओ, काटो जल्दी डिवाइड करके बताओ। एक काम करना, एक काम करो, ना ही काटो तब ठीक है ना, ना ही काटो, रहने दो, क्योंकि आगे हमें रखना ही है, तो इसको हम वहीं पर काट देंगे, ठीक है ना। जब हमें आगे रखना ही है इसका मान, तो हम वहीं कर देते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लियो ना, इसको जान लियो, बस ये तो जानकारी के लिए बताया था कि देखिए किसी का अणुभार निकालना है तो जो सम संख्या होती है उसमें 2 से मल्टीपल करोगे, विषम संख्या में 2 से मल्टीपल करने के बाद 1 जोड़ दोगे, तो अणुभार हम आराम से निकालेंगे, है ना। और 1-2 बार हम करा देंगे इसको। तो थोड़ा एक एक करके इसमें समझना होता है, शुरुआती लक्षण है। अब इतना समझने के बाद यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जो ना समझो, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ करोगे कैसे। हम सारा एक एक करके फिर से सारांश हम समझाएंगे, है ना। पहले एक एक करके लगा लें, कैसे लग रही है ये जान लें, है ना। डायरेक्ट फिर उसके बाद 2-4 जब लगा लोगे ना, खुद ही पता हो जाएगी कि इसके बाद हमें करना क्या है, क्यों हमें इसका अणुभार निकालना है और कहाँ निकालना है, ठीक है ना। अब इसके बाद मोल भिन्न हमें निकालना है। अब मोल भिन्न, चूंकि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए मोल भिन्न को भी निकालना होगा भाई, क्योंकि क्योंकि इनका जो हेनरी का स्थिरांक होता है, ये क्या होता है P इक्वल के एच जाई गैस, जो भी दिया रहे यही होता है ना, यही दिया रहता है ना। अब इसको निकालने के लिए देखो के एच इक्वल पी अपान जाई गैस, N2 दिया है गैस तो हम N2 लिख दें, है ना। तो P तो हमें पता हो गई है, P तो हमें पता हो गई है, लेकिन हमें जाई नहीं पता है, तो जाई को हम निकाल लें, है ना। तो मोल भिन्न हम निकाल लें, तो अब मोल भिन्न N2 का मोल भिन्न क्या होगा, देखिए जल के मोलों की तुलना में, ये जो जल के मोल की तुलना है पिछली लेक्चर में अभी
मैंने कल ही बताया था, मोलों का एक चार्ट बताया था, उसमें देखना N2 की जो N2 बहुत कम है जल की अपेक्षा, उसमें चार्ट में जाकर देखना बहुत कम है ना। इसलिए इसलिए जाई मोलों की संख्या की मान होगा कि इसका अणुभार कि मोलों की संख्या कहा N2 के मोल की संख्या और जल के मोल की संख्या, इसी के अनुपात को हम निकालेंगे, लगभग इतना आ जाएगा हमारा, है ना, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद हेनरी स्थिरांक हमारा हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक यानी के एच इक्वल क्या हो जाएगा 1/1.12 इंटू 10⁻⁵, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 7.75 इंटू 10⁴, माइनस नहीं आएगी, 4 वायुमंडलीय दाब, है ना, यही मान होगा भैया, यही है आंसर। इसको जल्दी लिख लो तो एक बार हम फिर इसे समझा दें, इसको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे एक बार फिर बता दें, यही सवाल का है यहाँ, ये दूसरे सवाल का आंसर नहीं है। हाँ, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलीयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक कौन होता है, KH का मान 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। अच्छा, पास्कल आ जाए ना तो इसको ध्यान देना, कई बार बहुत ज्यादा 80% बच्चे एक गलती करते हैं, पास्कल नहीं समझते, बस इसे लगाते चले जाएं। अगर पास्कल आ गया है, वायुमंडलीय दाब में पास्कल का जो मान होता है 325 पास्कल वायुमंडलीय दाब में, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो इतना पास्कल है और 750 मिली मंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब यानी P पर बंद किया गया 298 केल्विन मात्रा की गणना कीजिए किसकी। अब इसमें दिया क्या है, हेनरी नियतांक यही लिखता चला आया और वायुमंडलीय दाब ये दिया है। अब वायुमंडलीय दाब में यहाँ पास्कल दिया है तो इस पर सब एक एक स्टेप लिख दिया हूं। इसलिए KH को वायुमंडलीय में बदलने पर KH इक्वल 1.67 इंटू 10⁸ और इसी को बस बदल दिया, इसका मान आ गया, ये इसका मान ये आ गया। अब यहां दिया है सोडा का, सोडा जल का आयतन 750 ml दिया है ना, ये अब इसको पूरा स्टेप करके लिख दिया हूं। अच्छा, ये पहला सवाल था, इसको मैंने नहीं मिटाया तो ये अभी इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये इसका सवाल है ना। तो इसको बखूबी पूरी तरीके से आप लिख लेना, और अगर इसमें जो ना समझ में हमें कमेंट करना, फिर हम आगे बताएंगे।